अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। ये आज हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर चौथा लेक्चर है। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपको थॉरोली इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको डिलीवर करूं। हम लोगों ने इसमें जो है वो सेक्शन 30 तक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। इंडेक्स भी हमने देखा था, ठीक है। और उसमें हमने चैप्टर 2 देखा था, कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी स्पेसिफिकली इन फोर्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, और वो सेक्शन 30 तक था। अब हम चैप्टर 3 देखते हैं, ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अच्छा, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मैं आपको सिंपल ये बात कह सकता हूँ कि जब एक एग्रीमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, वो म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है, यानी दोनों पार्टियों की गलती की वजह से भी हो सकती है, एंड ड्यू टू फ्रॉड बाय प्लेड बाय सम पार्टी, और किसी पार्टी के फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है। तो उस सूरत में हम जो है बाय वे ऑफ फाइलिंग अ सूट कोर्ट से रेटिफिकेशन की इस्तदा कर सकते हैं कि कोर्ट डिक्री जारी करे कि इस डॉक्यूमेंट में ये जो है वो दुरुस्तगी हो जाए, ठीक है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसके अंदर लिखी हुई है कि एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि जी आउट ऑफ 3 गोडाउन्स, गोडाउन में से जो एक है, आउट ऑफ 3 हाउसेज एक हाउस जो है वो बेच रहा है। लेकिन जब वो एग्रीमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट लिखा गया तो उसमें ऑल 3 हाउसेज ही लिख दिए गए। तो ये म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है, और ये जो है वो क्या कहते हैं, म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है, एंड ये दूसरी पार्टी के भी आप पे ये फ्रॉड भी हो सकता है। तो उस सूरत में अदर पार्टी के पास रेमेडी है कि वो कोर्ट में आए और कोर्ट में आके उसको दुरुस्त करने की जो है वो इस्तदा करे। अच्छा, इसमें जो है सेक्शन तो इसमें छोटे छोटे हैं, लेकिन वो उनकी जो वर्डिंग और मीनिंग जो है वो बड़े अहम है। तो हम एक दफ़ा सेक्शन की वर्डिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब मैं आपको नोट्सों से उसको गो थ्रू करवाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन में कौन कौन सा वर्ड था जिसके ऊपर हमने पेपर में फोकस करना है और उसको हमने जहन नशी कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड। अच्छा जी, व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक। देखिए, फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या दुरुस्त किया जा सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट ट्रूली एक्सप्रेस देयर इंटेंशन, यानी जो पार्टियों ने सोचा था वो एग्रीमेंट करते हुए वो उसके अंदर नहीं लिखा हुआ। इधर पार्टी, तो कोई भी पार्टी उठेगी और इट्स रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, अगर वो पार्टी मर गई है तो फिर उसके आगे जो लीगल हेयर्स हैं या उनका जो एजेंट है, नुमाइंदा है, वो उठेगा, वो क्या करेगा, मे इंस्टीट्यूट ए सूट। तो अगर पूछा जाए आपको कि रेटिफिकेशन का जो रिलीफ है कोर्ट से किस तरह से मिलता है, तो बाय वे ऑफ फाइलिंग institution of suit and by granting a decree in favor of that party। अच्छा जी, to have instrument rectified and if the court finds it's clearly proved that there has been fraud or mistake। अब कोर्ट किस सूरत में उसको रिलीफ देगी? अगर कोर्ट के सामने ये बात साबित हो जाती है कि म्यूचुअल मिस्टेक या फ्रॉड हुआ है, और वो प्रूव कैसे होगा? जारी बात है, थ्रू एविडेंस, दोनों पार्टियों के एविडेंस के बाद, in framing the instrument, ठीक है, and ascertain the real intention of the parties in executing the same, the court may in its discretion rectify the instrument so as to express that intention। अच्छा, कोर्ट अगर उसको दुरुस्त करेगी डॉक्यूमेंट को, तो किस हद तक दुरुस्त करेगी? इस हद तक कि वो जो पार्टीज की इंटेंशन थी वो उसके मुताबिक हो जाए, ठीक है। सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस द राइट्स acquired by third person in good faith and for value, ठीक है। अच्छा जी, सो एज टू एक्सप्रेस दैट एज सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजुडिस, और अगर वो डॉक्यूमेंट जो है वो किसी थर्ड पार्टी के फेवर में कोई राइट क्रिएट कर चुका है, तो फिर कोर्ट इस तरह उसको दुरुस्त करेगी कि वो थर्ड पार्टी का जो राइट है वो अफेक्ट ना हो। ये हमने एक सेक्शन पढ़ा था। अब प्लीज़ आप ज़रा नोट्सों के ऊपर आएँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर मैं आपके सामने नोट्स रख रहा हूँ तो उसका मकसद ये है कि देखा जाए कि प्रेजेंटेशन कैसी होती है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कैसे प्रिसाइज करके लिखना है,
ठीक है, कौन सी बातें हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन नोट्सों का मतलब हरगज़ हरगज़ ये नहीं होगा कि आप आंखें बंद करके ये समझें कि जना ये बाबर साहब के हैं या एक ये जज साहब के नोट्स हैं तो ये बड़े अच्छे होंगे तो इससे हम भी कामयाब हो जाएंगे। सॉरी, आप इससे असिस्टेंस ले सकते हैं, इस पर रिलाई नहीं कर सकते। मैं नोट्सों के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ इस हद तक कि अगर आप उस पे अपना वो ये सोच लें कि बस यही मुझे लेके आगे चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप असिस्टेंस की हद तक उसको लेना चाहें तो वो बड़ी अच्छी बात है, ताकि उससे अब देखें अभी हमने सेक्शन पढ़ा है, आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। अच्छा, रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रेलिवेंट प्रोविजन है, क्रॉस रेफरेंस है आर्टिकल 96 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये बेसिकली ये बताता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट जो है आपने उसकी दुरुस्तगी करवानी है तो कितनी लिमिटेशन में आना है, तो वो 3 साल है। 3 साल की लिमिटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज के, जब आपको उसका इल्म हो जाए कि उसमें ये मिस्टेक है। अच्छा जी, इंटरप्रिटेशन है। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग इसका होता है टू करेक्ट, और लीगल इसका मीनिंग होता है अ कोर्स इक्विटेबल करेक्शन ऑफ अ कंट्रेक्चुअल टर्म दैट इज़ मिसलेड। कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म लिख दी गई है जो कि मसलन जो कि उनकी इंटेंशन के मुताबिक नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल भी देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपका एक वो क्या कहते हैं, आपका एक डॉक्यूमेंट है, बीए की डिग्री है, ठीक है, तो उसमें आपका नाम गलत लिखा हुआ, तो आपको कोर्ट से डिग्री लेनी पड़ेगी। तो वो डिग्री लोग तो डेक्लरेटिव सूट कर देते हैं ना, वो उसमें आप डेक्लरेटिव सूट एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं, आप उसमें सूट फॉर रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ये वाला दावा आप करेंगे कि कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को जो है वो क्या कहते हैं दुरुस्त करे। और अगर वो पार्टी वो क्या कहते हैं इनकार कर रही है दूसरी आपके नाम से, तो फिर सूट फॉर डिक्लेरेशन, कोर्ट आपका नाम डिक्लेयर करे कि आपका नाम एबीसी है एंड इन कंसिक्वेंशियल रिलीफ टू ग्रांट रिलीफ और रेक्टिफिकेशन, और आपका नाम डिक्लेयर करते हुए कोर्ट उस डॉक्यूमेंट में दुरुस्तगी की इजाज़त दे। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? An instrument mean a document by which any right or liability is created, transferred, limited, extended, extinguished, recorded। ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ रेटिफिकेशन अंडर सेक्शन 31 ये वही है, ये वो वही है जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया। अच्छा, अब अगर हम इसको ज़रा सेक्शन को इसको वो इसका डिसेक्शन करें, इसकी डेप्थ में जाएं, तो सबसे पहले उसने क्या बात कही है, कौन सा डॉक्यूमेंट हैं जो इस सेक्शन के तहत रेटिफाई हो सकते हैं। तो वो सबसे पहले है कि वो इन राइटिंग हो, डॉक्यूमेंट ज़ुबानी नहीं, इन राइटिंग हो। तो ये आपको एसेंशियल याद रहेगा, इन राइटिंग हो इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक हो इन एक्सप्रेशन द ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। मेरा ख्याल है इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपने रेमेडी लेनी है रेक्टिफिकेशन की, तो वो मैंने आपको बताया है बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट है। अच्छा, फिर ये है कि कौन कौन वो दावा कर सकता है रेक्टिफिकेशन का? कोई भी पार्टी कर सकती है या उसके रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। तो देखें, जब हमने सेक्शन पढ़ा था शायद हमें ये छोटी छोटी बातें नहीं थी, लेकिन ये सारा कुछ उस सेक्शन के अंदर से उठाया गया, कोई कमेंट्री नहीं उठाएगी। तो आपकी भी अगर एक सेक्शन के ऊपर ग्रिप हो जाए तो आपके लिए कोई इशू नहीं है कि आप हेडिंग बना के उसको लिख सकें। अच्छा जी, अब सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इन राइटिंग है, और कोई भी पार्टी है उसकी रिप्रेजेंटेटिव आ गया है, उसने दावा भी कर दिया है। तो अब अगर कोर्ट ने उसको रेटिफाई करना है, उस डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करना है, तो कोर्ट ने कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना है? सबसे पहले तो ये है कि व्हेन द कोर्ट फाइंड इट्स क्लियरली प्रूव दैट देयर हैज़ बीन फ्रॉड, सबसे पहले तो कोर्ट के सामने ये साबित किया जाए ना कि कोई फ्रॉड या मिस्टेक हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद when court ascertain the real intention of the parties in executing the same, ठीक है। और फिर कोर्ट ने ना सिर्फ कोर्ट के सामने ये भी कोर्ट ने ये भी देखना है कि फ्रॉड हुआ है या म्यूचुअल मिस्टेक हुई है, और कोर्ट ने ये भी उसको करते वक्त देखना है कि पार्टीज की रियल इंटेंशन क्या थी उस वक़्त। आगे हम चलेंगे वो सेक्शन 32-33 के ऊपर, कि वो इंटेंशन फाउंड आउट करने के लिए कोर्ट ने कौन से पैरामीटर जो है उनको जेन में रखना है। अच्छा जी, कोर्ट किस हद तक डॉक्यूमेंट को रेक्टिफाई कर सकती है?
ठीक है, इस हद तक वो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट इंस्ट्रूमेंट इन लाइन विद द रियल इंटेंशंस ऑफ द पार्टीज। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक डॉक्यूमेंट को रेटिफाई करने के लिए किस हद तक कोर्ट जा सकती है, तो वो इस हद तक जा सकती है कि वो किसी थर्ड पार्टी का राइट जो है उसको जो है वो अफेक्ट ना करे। उसके बाद जी इसमें जो है वो है प्रजम्पशन क्या है। अब आप चलते हैं हम सेक्शन 32 के ऊपर। For the purpose of ratifying a contract in writing, the court must certify that all parties dare to intending to make an equitable and conscious agreement। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, एक डॉक्यूमेंट है, उसमें जी 100 कनाल प्रॉपर्टी लिखी है, और एक पार्टी कहती है कि कंसिडरेशन जो थी वो 10 लाख लिखी गई, और एक पार्टी कहती है कि जी 1 लाख रुपया था, तो वो ज़ीरो जो है वो एक ज़ीरो का इशू है। ठीक है, तो उस सूरत में कोर्ट सेक्शन 32 क्या कहती है कि कोर्ट ने उसकी वर्डिंग के ऊपर नहीं जाना। ठीक है, कोर्ट ने क्या करना है कि कोर्ट ने यही सोचना है कि पार्टियों ने उस वक्त एक इक्विटेबल एंड कॉन्शियस एग्रीमेंट किया होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि उस वक्त के मार्केट रेट के मुताबिक या शेड्यूल रेट के मुताबिक पार्टी जो है वो 10 कनाल या 100 कनाल प्रॉपर्टी जो उस वक्त 10 लाख की बनती थी वो 1 लाख रुपए की बेच दे। तो कोर्ट ने यही सोचना है कि पार्टीज़ ने बराबरी की बेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने इक्विटेबल और कॉन्शियस एग्रीमेंट जो है वो आपस में किया था। इससे कोर्ट को फिर जब कोर्ट ये प्रिजम्पशन ड्रा कर लेगी कि भाई ये एग्रीमेंट बेसिकली इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है, तो फिर उसके बाद जब एविडेंस आएगा तो कोर्ट के लिए आसानी होगी कि आया ये पार्टीज ने खुद से ये सब कुछ किया है, या ये बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से हुआ है, या ये फ्रॉड की वजह से हुआ है। उसके बाद सेक्शन 33 है प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन। अच्छा, वो प्रिंसिपल कौन से उसमें जो है वो फॉलो किए जाने हैं। ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी किस हद तक कि व्हाट द इंस्ट्रूमेंट वाज इंटेंडेड टू मी, कि पार्टियों ने वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस नज़रिए के साथ लिखा था, वट वर इंटेंडेड टू बी इट्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, और पार्टियों ने उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में क्या सोचा था। ठीक है, और कोर्ट जब ये इंक्वायरी कर लेगी तो कोर्ट उनकी जो रियल इंटेंशन है वहाँ तक पहुँचेगी। अच्छा, फिर यहाँ पे ये इसी सेक्शन में ये भी लिखा है कि कोर्ट उसकी लैंग्वेज के ऊपर नहीं रहेगी, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर कोर्ट लैंग्वेज पे जाएगी तो वो मे भी कोर्ट भी मिसलेड हो जाए। कोर्ट ने एक तो ये देखना है कि उस वक्त इक्विटी की डिमांड्स क्या थी, और दूसरा कोर्ट ने उनकी इंटेंशन थ्रू एविडेंस जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, क्योंकि जो टेक्स्ट है उस पर तो पहले ही पार्टीज की रिजर्वेशन है कि ये ठीक नहीं लिखा हुआ, ये थ्रू म्यूचुअल मिस्टेक या फ्रॉड लिखा हुआ है। अच्छा, एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ गई कि मसलन एक रजिस्ट्री होगी, उसमें खेवर नंबर गलत लिखा गया, खसरा नंबर गलत लिखा गया, तो फिर वही बात है कि आप उसके लिए फिर उसकी दुरुस्ती के लिए दावा करेंगे फर्दर रेटिफिकेशन का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेक्शन 34 क्या है। सेक्शन 34 ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यानी उसमें कोई म्यूचुअल मिस्टेक है तो वो पार्टी ना सिर्फ उसकी रेटिफिकेशन के लिए कह सकती है कोर्ट को, बल्कि ये भी कह सकती है कि इसकी रेटिफिकेशन करते हुए इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवाई जाए। यानी दोनों रिलीफ जो हैं वो इकट्ठे भी मांगे जा सकते हैं। होप कि आपको जो है वो समझ आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये तो आपको पता ही है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जितने भी रिलीफ हैं वो सारे जो हैं वो इक्विटेबल रिलीफ हैं। लीजिए, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, पहले हमने रेटिफिकेशन पढ़ा था, उसका चैप्टर 3 था, और उसके सेक्शन 31 से लेकर 34 तक थे। प्लीज़ अपना इंडेक्स जो है उसको आप अपडेट कर लें। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब है रसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक वर्ड होता है रसियन और एक वर्ड होता है कैंसलेशन, दोनों में फ़र्क समझे। जो कैंसलेशन होता है वो तो डॉक्यूमेंट जो है वो शुरू से ही नल एंड वाइड होता है, वो तो अगेंस्ट द लॉ होता है। जो लेकिन जो रसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड होता है, लेकिन लेटर ऑन ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो जाते हैं जिसकी बुनियाद पे वो पार्टी कोर्ट से कहती है कि जी अब इस डॉक्यूमेंट को जो है वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो नहीं रहना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी तो होगी कैंसिलेशन, लेकिन अगर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है
तो वो ज़ाहिर बात है वो जो एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी जो है वो वाइड है, तो वो पार्टी चाहे तो उसकी परफॉर्मेंस करवा ले और चाहे कोर्ट में आके तो रसियन का दावा कर दे कि जनाब इस कोर्ट जो है इस दावे को इसको जो है वो रिसिंड करे इसको, ये जो इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले हम इसकी वर्डिंग पढ़ेंगे, फिर हम इसको नोट्सों से देखेंगे। सेक्शन 35 जो है, व्हेन सी एन मे बी एडजस्ड एनी पर्सन इंटरेस्टेड in a contract in writing may sue to have its rescinded and such rescission may be adjudged by the court in any of the following cases। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग से क्या मुराद है? सबसे पहले ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने जिसकी रसीन आप कर रहे हैं वो इन राइटिंग हो। एनी पर्सन इंटरेस्टेड से क्या मुराद है? देखिए, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने लिख ली है अपने उसके अंदर लिख ली है एग्रीमेंट के अंदर, तो एनी पर्सन इंटरेस्टेड ना, वो पार्टी नहीं भी है तो वो कोर्ट में आके कह सकता है जी कि कोर्ट इस डॉक्यूमेंट को जो है वो इसकी रसीन जो है वो उसकी डिग्री जारी करे। ठीक है, अच्छा जी। एंड सच रसीन मे बी एडजस्ट बाय कोर्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, वो कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसकी बुनियाद पे कोर्ट रसीन करेगी? वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। मसलन ये अब हमको पता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होते हैं, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सारे जो इस बुनियाद पे डॉक्यूमेंट जारी होते हैं वो सारे वाइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। लेकिन जो विदाउट कंसिडरेशन हो या जो आई थिंक अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू हो, वो सारे वाइड होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर डॉक्यूमेंट का आपने अफेक्ट देखना है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो अनसाउंड माइंड बंदे की तरफ से हुआ है, नॉट कम्पिटेंट है, तो वो वाइडेबल होगा कि वो वाइड होगा एग्रीमेंट। तो ये वाली चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है यानी इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, तो उसका अफेक्ट वाइड है या वाइडेबल है। आई होप कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स मिल जाएँ आपसे शेयर करूँ तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। Where the contract is unlawful for cause not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है कि जी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी ऐसी वजह से अनलॉफुल है जो कि डॉक्यूमेंट की तहरीर से जो है वो समझ नहीं आ रही, एंड द डिफेंडेंट इज़ मोर टू ब्लेम दैन द प्लेंटिफ। अच्छा, इसको मैं आगे जाके एलिस्ट्रेशन से वाजे करूँगा। ये वाला जो है बी क्लाज है, इसको भी यहीं रहने दें। वेयर द डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू टेक और लीज हैज़ बीन मेड एंड द परचेजर और लेसी मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द परचेज मनी आर द सेम विच द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड हिम टू पे। लेकिन एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पे अमल दरामद करते हुए, मतलब कोर्ट ने कहा कि ठीक है तुम्हारी फेवर में डिग्री कर दी है, अब आप इसको इतने पैसे दो इतने दिनों में और ये आपको जो है वो क्या कहते हैं आपको जो है वो पोजेशन हैंड ओवर करे। तो वो जो कोर्ट की डिग्री है उसको कंप्लाई विद नहीं किया गया उस टाइम के अंदर जो है वो कोर्ट में आके तो वो पैसे जमा नहीं करवाए, तो उस वक्त में दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन है कि वो कोर्ट से रजू कर सकती है कि अब कोर्ट इस डॉक्यूमेंट को या इस डिग्री को रिसेंड करे क्योंकि इस पे अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका। When the purchaser or lessee in possession of the subject matter and the court find that such possession is wrongful, the court may also order him to pay the vendor or lessor the rent and profit if any received by him as such पोजेसर। अच्छा, अगर कोर्ट एक डॉक्यूमेंट को रिसेंड कर रही है और साथ में कोर्ट ये भी समझती है कि भाई इसके पास तो कब्जा भी बिला वजह था, तो उस सूरत में कोर्ट फिर उसको साथ में कंपनसेशन का भी ऑर्डर कर सकती है। In the same court, the court may order in the suit in which the decree has been made and not complied with rescind the contract either so far as regard the parties default or altogether as the justice of the case may require। अच्छा, फिर इसमें वो ये कहता है कि कोर्ट की ये स्वीट विल है कि वो उस हद तक कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करती है जिस हद तक वो पार्टीज एट डिफॉल्ट है ऊपर, या कोर्ट ओवरऑल इन दी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रिसेंड कर देती है। इसको भी आगे चल के हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो देखेंगे। अब आप प्लीज़ नोट्सों के ऊपर आइएगा।
रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 35 से 38 है। रसियन का मतलब क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज ए अनमेकिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स एब्रोगेशन और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अब नहीं, अब कोर्ट से कहा गया कि अब कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि अब ये नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। सर्कमस्टांसिस वे कोर्ट में rescind कॉन्ट्रैक्ट, अब उसकी वो आ गई या व्हेन rescind मे बी एडजस्ट, कि वो कौन कौन सी सिचुएशन हैं, कौन कौन से केसेस हैं जहां कोर्ट जो है वो rescind का ऑर्डर कर सकती है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, सबसे पहला वही ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल है। और वाइडेबल कब होता है? जब वो थ्रू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत जारी होता है। तो उस सूरत में वो कोर्ट को कहा जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट को जो है आप रिसिंड करें। अच्छा, वाइड का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर वाइड होता तो फिर जाना था हमने कैंसिलेशन के अंदर। तो यही फ़र्क है रसियन और कैंसिलेशन में। तो अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन रसियन एंड द कैंसिलेशन, तो आपने कहना है कि इन द केस ऑफ द रसियन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वाज इनिशियली वैलिड बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टन रीजन दैट डॉक्यूमेंट, आप उसमें लिखेंगे कि इन केस ऑफ रसियन ईदर द कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड और इट वाज वाइडेबल, बट इन द केस ऑफ कैंसिलेशन इट वाज वाइड अब इनिशियो, कि ये शुरू से ही वाइड था। अच्छा जी, अब उसने एक जो है वो क्या कहते हैं, इसकी एलिस्ट्रेशन भी दी है रसियन की। वो क्या किया है कि ए ने प्रॉपर्टी बेची बी को, ठीक है, और उसमें ये भी लिखा है कि राइट ऑफ वे भी होगा ना, फील्ड बेचा है, एक वो बेचा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे और फील्ड तो है ही नहीं, तो ये एक फ्रॉड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। तो इसकी बुनियाद पे वो पार्टी उठ के कोर्ट से कह सकती है कि इस डॉक्यूमेंट को जो है वो रिसिंड किया जाए। आई होप आपको पहला जो केस है रसियन का, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, वो भी समझ आ गया, उसके इलस्ट्रेशन भी समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। Contract is unlawful for causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff। ये हमने वो जो है अभी हमने पढ़ा भी था, कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, ये पहली कंडीशन है। कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉज नॉट अपरेंट ऑन इट्स फेस, यानी एग्रीमेंट से नहीं लग रहा कि ये जो है वो है। डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम दैन द प्लेंटिफ। अच्छा, अब इसकी मिसाल देखें। वकील साहब ने बीबी को ये कहा कि बजाय इसके कि जो जिन्होंने तुमसे कर्जा लेना है क्रेडिटर, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी बिकवा दें, तुम ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो उसने उसके नाम कर दी। अब बाद में बी ने दावा कर दिया, ठीक है, ए के खिलाफ, ए डिफेंडेंट बन गया कि जनाब इसको रिसिंड किया जाए, ये वाली सिचुएशन थी। तो डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम, कि वो वकील साहब ने जो है, वो जो उसके कौंसल थे, जो अटारनी थे, ही इज़ मोर टू ब्लेम, कि उन्होंने उसकी वो सिचुएशन का जुडिशरी रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने वो प्रॉपर्टी अपनी फेवर में करवा ली। होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। नंबर 3 क्या है? डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट इन कंप्लायंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर एंड गेटिंग द डिक्री। और जब वो मसलन कोर्ट से डिक्री होगी लेकिन उसकी कंप्लायंस नहीं हो रही, देखिए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब ये उसके कंडीशंस हैं। A decree for specific performance of contract of sale or of contract to take a lease has been made out by the court। कोर्ट ने डिक्री कर दी है कि चलें जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, चलें जी इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए, ये पार्टी जो प्लेंटिफ है वो ये टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करे और जो डिफेंडेंट है वो ये टर्म एंड कंडीशन पूरी करे। The vendee or the lessee make default in payment of the purchase money or other sum which the court has ordered to pay। अब कोर्ट ने इस कंडीशन के साथ उस वेंडी के फेवर में वो दावा डिग्री किया था कि ठीक है, ही इज़ इंटाइटल्ड फॉर डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन ये बकिया जो ज़र समन है, कंसिडरेशन है, वो इतने दिनों में कोर्ट में जमा करवाए, लेकिन उसने उस ऑर्डर को कंप्लाई भी नहीं किया। या कोर्ट कहती है, वो लेसी को कहती है कि तुम इतना रेंट या प्रॉफिट जो है, अच्छा, व्हेन द परचेजर एट लेसी इज इन पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड द कोर्ट फाइंड दैट सच पोजेशन इज रॉन्गफुल, द कोर्ट मे आल्सो ऑर्डर हिम टू पे टू द वेंडर और लेसर द रेंट एंड प्रॉफिट रिसीव्ड बाय हिम एज सच पर्सन। कोर्ट वो रिसिंड करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि ये पोजेशन भी अनलॉफुल था, तो कोर्ट उसको कह सकती है कि आप ये प्रॉफिट और ये जो रेंट्स वगैरह हैं वो इसको वापस करें।
ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिसिंडेड, द कोर्ट में रिसिंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ पार्टी इन डिफॉल्ट और ऑल टुगेदर एज टू द जस्टिस ऑफ द मैटर। अब कोर्ट की ये कोर्ट की मंशा है या कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट ने देखना है कि जिस हद तक डिफ़ॉल्ट हुआ है उस हद तक उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करना है या ओवरऑल पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रिसिंड करना है। ठीक है। अच्छा जी, चौथी कंडीशन ये है, अच्छा ऊपर तो हमने पढ़ा था ना, कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर मिस्टेक, रसियन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। ऊपर जो हमने पढ़ा था रसियन था वो ये था कि थ्रू फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन वाइडेबल था। ठीक है। लेकिन अब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर मिस्टेक, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट अंडर मिस्टेक बना है तो उस सूरत में भी उसको रिसिंड वो उस वक्त तक रिसिंड नहीं हो सकता जब तक कि पार्टी सब्सटेंशियली टू सम पोजीशन, कि वो अपनी पहली पोजीशन में वापस ना आ जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इन गुड फेथ, और उसको नहीं पता था कि बी अनसाउंड माइंड है, और बी ने वो प्रॉपर्टी आगे सी को भेज दी। अब ए जो है वो इस बुनियाद पे कोर्ट में आ गया कि बी तो अनसाउंड माइंड था, तो कोर्ट उसको इसलिए रिसिंड नहीं करेगी कि वो प्रॉपर्टी आगे बीत चुकी है और वो पार्टीज अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस नहीं आ सकती। तो ये भी है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अंडर सम मिस्टेक बना है तो वो उसी सूरत में रिसिंड होगा अगर पार्टीज अपनी सब्सटेंशियली अपनी पहले वाली पोजीशन में जो है वो वापस आ जाएं। होप कि आपको समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद ये रसियन किस तरह होगी? रसियन की रेपोजिशन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होना चाहिए। ठीक है। और कौन रसियन की सदा कर सकता है? एनी पर्सन इंटरेस्टेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कोर्ट से सदा कर सकता है। ठीक है। अल्टरनेटिव प्रे फॉर रसियन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा ये ना सेक्शन आगे इसका है वो सेक्शन 36 रसियन फॉर मिस्टेक, ये रसियन फॉर मिस्टेक ये हमने पढ़ लिया है। 37 ये अल्टरनेटिव प्री फॉर रसियन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखिए ये सिंपल ये कहता है कि एक पार्टी कोर्ट से ये कह सकती है कि जनाब इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल करवाएं और इस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करवाते हुए इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएं। और इन अल्टरनेटिव अगर कोर्ट समझती है कि नई परफॉर्मेंस हो सकती, देन इट इज़ प्रेड दैट द दैट दैट डॉक्यूमेंट बी डिक्लेयर रिसिंडेड, कि उसको फिर उसको रिसिंड कर दिया जाए ताकि वो कल को उस पार्टी पे जो है वो अफेक्ट ना करे। ये सेक्शन 37 है कि जैसे हमने तो रेटिफिकेशन में पढ़ा था कि इन एडिशन टू वो रेटिफिकेशन के साथ परफॉर्मेंस भी मांग सकता है। इधर हम ये पढ़ रहे हैं कि वो रसियन के इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इन अल्टरनेटिव रसियन सी, यानी कोर्ट या तो वो क्या कहते हैं या तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल करवा दे या उसको कल अदम करार दे दे। ये बेसिकली कह रहा है ये जो सेक्शन जो है वो 37 है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, कोर्ट में रिक्वायर पार्टी rescinding to do equity। अच्छा, on adjudicating the rescission of a contract the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to other which justice may require। अगर कोर्ट समझती है कि ठीक है मैं rescind करता हूँ, कोर्ट समझती है rescind कर दिया जाए, लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि इसकी वो क्या कहते हैं जस्टिस की एक्विटी की डिमांड है कि वो जो पार्टी रिलीफ क्लेम कर रही है उसको दूसरी पार्टी को कंपनसेशन भी देनी चाहिए, तो उस सूरत में कोर्ट उसका भी साथ ऑर्डर कर सकती है। ये जो आज हम हमारा लेक्चर पढ़ रहे हैं ये बड़ा इजी है, इस पे लेक्चर की भी ज़रूरत नहीं थी, ये पढ़ के भी आप इसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं। कल जो लेक्चर था वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन आज इतना टफ जो है वो नहीं है। अच्छा जी, अब हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, एक हमने रेटिफिकेशन वाला पढ़ लिया, वो हमने देखा था चैप्टर 2 था, चैप्टर 3 था, और वो सेक्शन 31 से शुरू होता था 34 तक जाता था। फिर चैप्टर 4 आ गया, रसियन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आ गया, वो सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 38 तक था। अब हम कैंसलेशन के ऊपर आ गए। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि आप साथ में अपना इंडेक्स बनाएं, उसको साथ साथ गो थ्रू करें। इवन मैं जब कोई ऐसा प्रिंसिपल बोलता हूँ कि जो कि मेरे नोट्सों में भी नहीं है, इधर भी नहीं है, और मैंने वो अपने प्रैक्टिस की बुनियाद पे आपको कहा है, तो आप प्लीज़ उसको भी अपने वो नोट्सों के ऊपर जो है वो लिख लिया करें। बल्कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप अफोर्ड करते हैं
तो ये जो मैं आपको असाइनमेंट्स बना के दे रहा हूँ या जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वो दे रहा हूँ आपको, मतलब ऑर्डर्स राइटिंग वगैरह या ये नोट्स वगैरह, अगर पॉसिबल है तो ये प्रिंटेबल फॉर्म में है, आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा के उसकी बाइंडिंग हो जाए, वो आपके काम आएगा, आप फिर आपके लिए उसको पढ़ने में भी जो है वो आसानी रहेगी। अब हम चलते हैं जी कैंसलेशन के ऊपर। कैंसलेशन और सीएन का तो आपको समझ आ गया ना, कैंसलेशन और सीएन में क्या था। अच्छा, अब हम चलते हैं कैंसलेशन का। कैंसलेशन की ग्राउंड्स और होंगी और सीएन की ग्राउंड जो हैं वो और होंगी। सबसे पहले हम सेक्शन 39 की वर्डिंग पढ़ते हैं, फिर हम नोट्सों के ऊपर आएंगे। When cancellation may be ordered, any person against whom a written instrument is void or voidable who has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding, may cause him serious injury, may sue to have it adjudged void or voidable, and the court may, in its discretion, so adjudge it to be delivered up and cancelled। ठीक है, तो हर वो एनी पर्सन अगेंस्ट होम रिटन इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट हो, इन राइटिंग हो और वो वाइड या वाइडेबल हो, ठीक है, हु हैज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच इंस्ट्रूमेंट इफ लेफ्ट एंड मे कॉज हिम सीरियस इंजरी, और वो जो पार्टी जो कैंसलेशन सीख कर रही है उसको ये अप्रीहेंशन हो कि ये डॉक्यूमेंट कल को उसको इंजरी काज कर सकता है, मे सू टू हैव इट एडजस्ट वाइड, तो वो कोर्ट के पास आ सकता है और कह सकता है कि कोर्ट इस डॉक्यूमेंट को वाइड या वाइडेबल डिक्लेयर करे और डिक्लेयर करते हुए इसको कैंसिल भी करे। ठीक है, कैंसिल रहने से क्या मुराद है कि उसको ऑन रिकॉर्ड रहना ही नहीं चाहिए। इफ़ इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, और अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको वो कैंसिल करवाने आया है तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो कंसर्न रजिस्ट्रार को भी लिखेगी कि वो अपना रिकॉर्ड उस लिहाज से दुरुस्त कर ले और उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल जो है तसव्वुर करे। ले जी, ये था सेक्शन 39। अब हम चलते हैं इधर अपने नोट्सों के ऊपर। अच्छा, इस सर्कमस्टांसिस व्हेन अ कोर्ट में कैंसिल एन इंस्ट्रूमेंट, नहीं जी, कोर्ट जो है वो कब कब एक इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर सकती है। देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग हो, द रिटन इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल अगेंस्ट द पार्टी सीकिंग कैंसिलेशन, और वो जो पार्टी जो सीक करने आई है उसके अगेंस्ट वो वॉइड या वॉइडेबल हो। वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कब वॉइडेबल इंस्ट्रूमेंट कब होगा, वॉइड इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूटेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टी, वही फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ये इस सूरत में ये जो है वो वाइड हो जाएगा। और फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल हो जाएगा। ये पहली कंडीशन होगी कि वो वाइड था या वाइडेबल था। देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सीरियस इंजरी फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट बीइंग लेफ्ट आउटस्टैंडिंग, अब वो पार्टी को लगता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड रहेगा एज इट इज़ तो ये कल को मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मसलन एक जैली रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार हो गई है, ठीक है, तो वो वाइड है, ठीक। अब वो वाइड है और अगर वो एज इट इज़ रहती है तो हो सकता है वो पार्टी कल को उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए वो प्रॉपर्टी आके किसी को ट्रांसफ़र कर दे, तो लिहाजा ये है कि उसको उससे सीरियस इंजरी काज होने की एप्रीहेंशन भी हो। द कोर्ट कंसिडर इट रीजनेबल एंड प्रॉपर टू एडमिनिस्टर द टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट जस्टिस आस्क फॉर, और कोर्ट भी ये समझती है कि ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये ऑन रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए, इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो उस सूरत में कोर्ट उसकी जो है वो कैंसिलेशन बाय वे ऑफ डिक्री जो है वो ग्रांट करेगी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो है वो इसकी एक मिसाल भी दी है कि वो द ऑनर ऑफ अ शिप बाय द फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट हार टू induce B and underwrite to ensure her B may ask to cancel off the policy। अच्छा, इसकी सिंपल मिसाल क्या हो सकती है कि मसलन उससे सिग्नेचर करवाए गए थे किसी और मकसद के लिए, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट मसलन उसके लिए मुख्तार ख़ास या मुख्तारनामा आम लिखना था, लेकिन जब वो अनपढ़ था बंदा, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट लिखा गया तो उसमें वो सारी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर ली गई अपनी फेवर में, तो ये एक डॉक्यूमेंट जो है ये वॉइड है। इसके लिए वो कोर्ट में उठ के तो वो कैंसिलेशन का जो है वो दावा जो है वो कर सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें इसमें है जी
एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की मैं आपको बता चुका हूँ कि कोर्ट ने अगर उसको कैंसिल डिक्री की है जारी तो वो कंसर्न रजिस्ट्रार को कहेगा कि भाई चलो भाई आप एग्जीक्यूशन के आप भी इसको अपना रिकॉर्ड जो है दुरुस्त करो, जो आपने वो बुक 1 बुक 2 में जो लिखा हुआ है उसको दुरुस्त करो, ये डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिया गया है। टू कैंसिल एन इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट क्या है? देर इज़ अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सीरियस इंजरी। उसकी मैं आपको मिसाल भी दे सकता हूँ। अच्छा, टू व्हाट एक्सटेंट एन इंस्ट्रूमेंट में बी कैंसल्ड वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ऑब्लिगेशन द कोर्ट में इन अ प्रॉपर केस कैंसल इट इन पार्ट एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर द रेजिड्यू। कोर्ट की मर्जी है कि कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को जो है वो टोटली उसको वो कर दे कैंसिल, या पार्टली इसको कैंसिल करे। मसलन ए ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया बी की फेवर में, बी ने सी की फेवर में कर दिया, सी ने डी की फेवर में कर दिया। अब जो सी ने डी की फेवर में किया वो जेली सिग्नेचरों से किया, ठीक है, यानी वो उस हद तक फ्रॉड है। तो कोर्ट सी डी की हद तक वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको कैंसिल कर सकती है, लेकिन जो ए बी की हद तक है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैलिड था। होप के आपको समझ आ गई है। फिर उसी तरह ही कि कोर्ट कैंसिल करते वक्त साथ में कंपनसेशन का भी ऑर्डर कर सकती है। ऑन अर्जिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू होम सच रिलीफ इज ग्रांटेड टू मेक एनी कंपनसेशन टू द अदर पार्टी, ठीक है। हाउ टू इन्वोक रिलीफ और कैंसिलेशन बाय वे ऑफ इंस्टीट्यूशन ए सूट, हाउ टू ग्रांट रिलीफ ऑफ कैंसिलेशन बाय वे ऑफ डिक्री ऑफ कैंसिलेशन, लिमिटेशन टू अवेल रेमेडी फॉर कैंसिलेशन, आई थिंक ये 3 years है। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रसियन एंड कैंसिलेशन जो है। तो सबसे पहले तो ये है कि इधर एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग वो कर सकता है, रसियन का केस याद है हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे एनी पर्सन अगेंस्ट अगेंस्ट होम देयर इज़ अ एप्रीहेंशन ऑफ टू कॉज सीरियस इंजरी, इस तरफ ये कर सकता है। उधर एनी पर्सन इंटरेस्टेड है, इधर अ पर्सन अगेंस्ट होम द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड और वाइबल एंड देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ कॉज इंजरी, वो कर सकता है। होप आपको समझ आ गया। दूसरा क्या है जी, इस तरफ पर्सन इंटरेस्टेड है और उधर वो है जिसके अगेंस्ट वो वाइड या वाइडेबल है। उसके बाद उधर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल हुआ है, इधर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद उस सूरत में सीन होगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है या टर्मिनेबल है। लेकिन इधर जब वाइड एज वेल एज वाइडेबल दोनों में से कोई एक हो तो आप कैंसिलेशन के ऊपर आ सकते हैं। देखें, वाइडेबल होगा और एप्रीहेंशन टू कॉज सीरियस इंजरी, तो उस सूरत में तो करेंगे कैंसिलेशन। लेकिन अगर सिंपल वाइडेबल है, नो एप्रीहेंशन टू कॉज सीरियस इंजरी, तो फिर आपने रसीन के अंदर जाना है। होप के आपको मैंने समझा दिया। दोनों तरफ वाइडेबल की ग्राउंड है, लेकिन अगर कॉज सीरियस इंजरी की एप्रीहेंशन है तो फिर कैंसिलेशन होगा, नहीं तो वो रसियन होगा। अच्छा, उधर कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल है, ठीक है, और यानी उधर ग्राउंड्स हैं, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट अंडर मिस्टेक बना गया, तो उस वक्त वो जो है वो कैंसिल हो सकता है। उधर कोर्ट रसियन में ऑर्डर टू पे रेंट का भी कह सकता है, प्रॉफिट का कह सकता है, इधर नहीं है वो। अच्छा, इधर कैंसिलेशन पे कोर्ट रजिस्ट्रार को कैंसिल करने का भी कहेगा, लेकिन रसियन में ये चीज़ जो है वो नहीं है। होप कि आपको जो है वो समझ आ गई जी। हमने चैप्टर 3 पढ़ा रेक्टिफिकेशन का, वो सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 34 तक था। फिर हमने रसियन को देखा, वो सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 38 तक था। उसके बाद हमने कैंसलेशन को देखा, वो सेक्शन 39 से लेके सेक्शन 41 तक था। ऑनेस्टली स्पीकिंग अब जाके हमारा वो जो 5B था कि वो मैंडेटरी रिलीफ कैसे ग्रांट किया जाएगा बाय वे ऑफ एन ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू समथिंग, वो अब आके जो है वो ख़त्म हुआ है। उसमें हमने देखा कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कोर्ट उसकी परफॉर्मेंस का कह सकता है। फिर हमने उसमें पार्ट परफॉर्मेंस देखा। फिर हमने आगे चल के उसमें ये देखा कि कौन परफॉर्मेंस के लिए कह सकता है, कौन नहीं कह सकता, किसके अगेंस्ट हो सकती है, किसके अगेंस्ट नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे वो रेक्टिफिकेशन का और रसियन का और कैंसिलेशन का, तो वो किन किन सूरतों में जो है वो
हो सकता है। होप कि आपको समझ आ गई। अब चलते हैं डेक्लरेटरी लीव के। वो बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन इसको एक दफ़ा जो है हम ना वो गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 42 और 43 जो है वो इससे डील करते हैं। सेक्शन जो है वो सेक्शन 42 जो है वो है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एज टू डिक्लेयर ऑफ स्टेटस ऑफ राइट, ठीक है। कह रहा है एनी पर्सन टाइटल टू एनी लीगल करेक्टर आर टू राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी में, अच्छा दो चीज़ें हैं, एक एनी पर्सन टाइटल टू एनी लीगल करेक्टर और टू राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। मसलन एक शख्स है वो एक शख्स है तो वो उसको कोई डिनाई करता है कि ये फ़लाँ का बेटा ही नहीं है, तो उसका लीगल करेक्टर डिनाई हो रहा है, तो वो कोर्ट में उठ के फिर डिक्लेरेशन का दावा कर सकता है कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि मैं इसी का बेटा हूँ या मैं फ़लाँ बंदे का बेटा हूँ, तो ये मेरे इस करेक्टर को जो है वो डिनाई ना करे। ए राइट एज टू प्रॉपर्टी, मतलब कोई आपको मालक मालक मानने से इनकार कर देता, तो उस सूरत में भी आप कोर्ट में उठ के तो कोर्ट से कह सकते हैं कि मेरा जो राइट है प्रॉपर्टी का, इसको कोर्ट जो है डिक्लेयर करे। मी इंस्टीट्यूट सूट करेगा अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग, जो उसको डिनाई कर रहा है, आर इंटरेस्टेड टू डिनाई। इंटरेस्टेड टू डिनाई इसकी जो है ना, इंटरेस्टेड टू डिनाई इसकी उसने एक एग्जांपल भी दी है आगे चल के। वो एग्जांपल उसने ये दी है कि देखें, एक बंदे ने वसीयत ये की कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी बी की है, ठीक है, बी की या बी के बच्चों की है, और अगर बी के बच्चे नहीं होंगे तो बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगी, ठीक है। ये वसीयत उसने कर दी, ए मर गया, अब बी भी है और बी के बच्चे भी हैं। अब सी को जो है वो इस बात का दुख है कि मुझे तो मिली ना, सी के तो बच्चे, बी के तो बच्चे भी हैं, तो उसने कहना शुरू कर दिया पहले से ही कि ये तो इसके बच्चे ही नहीं हैं, बी के मरने से पहले कह दिया इसके बच्चे ही नहीं हैं, तो ही इज़ इंटरेस्टेड टू डिनाई, ही इज़ इंटरेस्टेड टू डिनाई। तो अब वो उठ के बी जो है वो अपने उस करेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए उठ के तो वो कोर्ट में आके तो वो डिक्लेरेटरी दावा कर सकता है कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि ये बच्चे मेरे ही हैं, और उसको रोका जाए कि वो इस तरह कहने से बाज़ो ममनू रहे, ठीक है। होप आपको समझ आ गई है। Deny or interested to deny his title to such character or right, and the court may, in its discretion, make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not to, in such, ask for the further relief. और कोर्ट कोर्ट अगर वो डिक्लेरेशन ही काफ़ी है। अच्छा, आगे हम जो पढ़ेंगे ना, बार दोनों में फ़र्क है। कुछ जगहों पे आपने कोर्ट को सिर्फ डेक्लरेशन कहने की ज़रूरत है और किसी चीज़ की कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब एक रिलीफ उस डेक्लरेशन से फ्लो कर रहा हो तो फिर आपको वो रिलीफ मांगना भी ज़रूरी है। वो हम आगे चल के देखते हैं। मतलब अगर आपने सिंपल अपना एक लीगल करेक्टर डिक्लेयर करवाना है कि कोर्ट ये डिक्लेयर करे मैं इसका बेटा हूँ, तो ये तो हो गया ठीक ये तो हो गया, डिक्लेरेशन काफ़ी है और मज़ीद रिलीफ मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि ये बेटा भी, यानी कोर्ट डिक्लेयर करे कि मैं इसी का बेटा हूँ, और उसके बाद ये नादरा वालों को कोर्ट ऑर्डर करे कि ये अपना रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त करें, तो ये कंसिक्वेंशियल रिलीफ है। तो आगे हम पार्ट इसका जो अगला प्रोवाइजो है उसमें पढ़ने लगे हैं कि अगर कंसिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा तो फिर कोर्ट डिक्लेरेशन भी नहीं देगी। इसकी मिसाल क्या है कि एक शख्स ने ये कहा है कि मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, लेकिन पोजेशन साथ में नहीं मांगा, पोजेशन उसी पार्टी का है, तो उस सूरत में कोर्ट फिर वो रिलीफ नहीं देगी। ये कह के नहीं देगी कि भाई इसका जो कंसिक्वेंशियल रिलीफ था वो इसने मांगा नहीं है, ठीक है। तो अगर वो आर्डर टू रूल टू वाला हिसाब है कि अगर वो कोई रिलीफ मांग सकता था उसने उसको लिंकिश कर दिया है, तो अब वो फर्दर उसको जो है वो क्लेम जो है वो नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी जजमेंट्स भी आ गई हैं कि अगर नहीं भी मांगा तो कोर्ट उसको दे सकती है रिलीफ, लेकिन हमने तो वर्डिंग के ऊपर जाना है ना, हमने तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाना है ना। अब चलते हैं जी, बार टू सच डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड एट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ दैट मेड डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल ओमिट्स टू डू सो, ठीक है। कि वहाँ पे जहाँ पे वो कोई और रिलीफ भी साथ मांग सकता था लेकिन उसने नहीं मांगा, तो अब कोर्ट उसको जो है वो रिलीफ जो है वो नहीं देगी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन है, ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज़ ए पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई
अच्छा, ए टाइटल adverse to the title of some who is not in existence and for whom if in existence he would be trustee। यानी ट्रस्टी जो है, आपको ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट तो है ना, वो एक ऐसे बंदे के बारे में डिनाई कर रहा है जो भी इन एग्जिस्टेंस नहीं है। देखें, ट्रस्ट तो कंटिन्यूली चलता है, बेनिफिशियरी तो आगे आते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है कि वो आने वाले लोगों का राइट जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो वो उसने ये कहा है कि वो ऐसे ही समझा जाएगा कि अगर वो जो आने वाला बंदा था बेनिफिशरी है, कि अगर वो उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा होता, कि जिस वक्त वो उसको डिनाई कर रहा है वक्त से पहले, तो वो उसका ट्रस्टी होता, वो उसका ट्रस्टी कहलाता। यानी ट्रस्टी जो है वो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट बनाता है कि जो कि फ्यूचर में आने वाले लोगों का राइट अफेक्ट कर रहा है, तो उसको भी कहेंगे कि ट्रस्टी जो है वो इंटरेस्टेड टू जो है वो डिनाई है। आगे इसकी एलिस्ट्रेशन हैं, अब प्लीज़ आप ज़रा उसके ऊपर आ जाएँ, नोट्सों के ऊपर आ जाएँ आप, ठीक है। रेलिवेंट प्रोविजंस हो गई, उसके बाद आगे चलें, डिक्लेरेशन रिलीफ हाउ गिवन। आप देखें आगे वो उधर उसी सेक्शन के ऊपर आ जाए, 5 के ऊपर, रिलीफ गिवन बाय डिटर्मिनिंग एंड डिक्लेयरिंग द राइट ऑफ द पार्टीज अदरवाइज देन बाय अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। अवार्ड के अलावा जो है वो जो कोर्ट रिलीफ देगी बाय डिक्लेयरिंग राइट ऑफ द पार्टीज, उसको हम डिक्लेरेशन कहेंगे। इसकी कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो ये है, द पर्सन प्रेइंग फॉर डिक्लेरेटिव मस्ट हैव अ लीगल करेक्टर, या तो उसका लीगल करेक्टर हो, और एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, या उसका किसी प्रॉपर्टी में राइट हो। मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी दे दी। अच्छा जी, लीगल करेक्टर क्या है? कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि मैं जो है वो क्या कहते हैं, मैं 18 स्केल का ऑफिसर हूँ, कुछ भी हो सकता है अपना लीगल करेक्टर डिक्लेयर करवाने के लिए, ठीक है। या कोर्ट डिक्लेयर करे कि मैं फलां बंदे का जो है वो उसका यानी सक्सेसर, सॉरी, उसका मैं बेटा हूँ, ठीक है। अच्छा, लीगल करेक्टर एट्रीब्यूट विच, अच्छा जी, टू विच द लॉ अटैचेस टू अ पर्सन इन हिज इंडिविजुअल एंड पर्सनल कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, आगे उसने टू बी अ लैंडलॉर्ड और टेनेंट, कि जी कोर्ट डिक्लेयर करे मैं लैंडलॉर्ड या टेनेंट हूँ, बिल्कुल ठीक है। टू बी एन ऑफिसर ऑफ अ सर्टन रैंक, ठीक है। टू हैव द राइट ऑफ प्रमोशन, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये लीगल करेक्टर की मिसालें हैं। तो अगर आप वो पेपर के अंदर जो है वो जहाँ पे एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, अगर आप एलिस्ट्रेशन लिखेंगे और यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने एलिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल ठीक दी है, then your paper will be different than other and your marks will also be distinguished। अच्छा जी, राइट एज टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी में भी राइट टू बी ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, राइट टू पोजेसरी, राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी, ये सारे उसने मसाले दे दिए हैं, ठीक है। तो डेक्लरेटरी रिलीफ के लिए सबसे पहले लीगल करेक्टर हो या राइट एज टू प्रॉपर्टी हो, फिर that the person against whom the declaration relief is paid for is denying or interested to deny। अब दूसरा डिफेंडेंट उसको क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है या इंटरेस्टेड टू डिनाई है। उसकी मैंने आपको मिसाल दे दी, इंटरेस्टेड टू डिनाई की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसाल थी। और फिर मैंने बताया है कि ट्रस्टेड भी इंटरेस्टेड टू डिनाई कहलाएगा। उसके बाद है बार टू रिलीफ और declaration, the court shall not make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration omit to do so, कि जहाँ उसने फर्दर रिलीफ मांगना था लेकिन नहीं मांगा, तो उस सूरत में कोर्ट उसको वो डेक्लरेशन भी नहीं देगी। ये कंसिक्वेंशियल रिलीफ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कंसिक्वेंशियल और फर्दर सब्सटेंशियल रिलीफ मीन्स टू रिलीफ विच मे बी सीक, अच्छा, मे बी सॉट only by seeking relief of declaration, ठीक है। if declaration is the principal relief, the relief which flow from such relief is the consequential relief। जैसे मैंने आपको वो पोजेशन वाली जो है वो मिसाल दी है, होप आपको समझ आ गई है। अब डेक्लरेशन का अफेक्ट क्या होगा, ये बाइंडिंग होगी बिटवीन द पार्टी टू द सूट, ठीक है। या वो पार्टीज, और अगर वो पार्टीज मर गई हैं तो फिर आगे उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीगल एड्स होंगे, उनके ऊपर बाइंडिंग होगी। वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टी ऑन द पर्सन फॉर होम इफ इन एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच वुड बी आर ट्रस्टी। और अगर एक ट्रस्टी के अगेंस्ट हुई है तो उसके बाद जो ट्रस्टी आएगा उस पर भी वो बाइंडिंग होगी। होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। अच्छा, डिक्लेरेटरी रिलीफ के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? to prevent further litigation, to remove existing source of controversy, to avoid multiplicity of suit,
to perpetuate and strengthen legitimacy regarding title, to protect title against adverse attach, ठीक है। अच्छा, डेक्लेरेटरी रिलीफ जो है उसके प्रिंसिपल क्या है, वही वो जो सेक्शन 22 में हमने पढ़ा है, मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी, साउंड एंड रीजनेबल, गाइडेड बाय जुडिशियल प्रिंसिपल, सब्जेक्ट टू अपील, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, प्रिवेंटिव रिलीफ। अब हमारा सिर्फ एक रह गया है, इंजंक्शन, ठीक है। ये हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज उसको भी करवा के तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को जो है वो मुकम्मल किया जाए, और उसके बाद हम जो है वो कोई और जो है सब्जेक्ट जो है उसको जो है शुरू करें। होप कि आपको समझ आई होगी। इसके ऊपर मुझे अपना फीडबैक भी दें, मुझे बताएं कि लेक्चर कैसा था। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।